अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ बद्दुआए इश्क बाय अलीशा खान पार्ट 3। सैटरडे ठीक रहेगा, उस दिन मैं फ्री भी होता हूँ तो मॉम को लेकर आ जाऊँगा। जैन ने खाने से फारिग होकर कहा। जैन, मगर एक बार मुझे अम्मी से बात तो करने दे, वरना वो ये सोचेंगी कि मैंने उन्हें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, सब अकेले अकेले ही डिसाइड कर लिया। हानिया ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, जबकि वो भी डिनर कर चुकी थी। ये ठीक है, तुम आंटी से बात करो फिर मुझे बताओ, ओके, ताकि मैं भी मॉम को इस बारे में बता दूँ। वैसे उन्हें ये तो पता है कि मैं पसंद करता हूँ, और उन्हें बहुत जल्दी भी है अपनी बहू को घर लाने की। फिर जब तुम कहोगी मैं मॉम को तुम्हारे घर लेकर आ जाऊँगा। इनमें भी इनमें अभी यही बातें हो रही थी जब हानिया की नज़र बिया पर गई। वो मुंह फुलाए बैठी थी और काफ़ी गुस्से में लग रही थी। जैन, अब मुझे जाना चाहिए, हानिया ने फिक्रमंदी से कहा। जैन ने बिल पे किया। जैन और हानिया दोनों ही टेबल से उठकर अरहम वाली टेबल पर आए। अरहम दोनों बर्गर्स खा चुका था, जबकि बिया ने कुछ भी नहीं खाया था। हाँ, वो अरहम को खा जाने वाली नज़रों से ज़रूर देख रही थी। तुम दोनों ने डिनर कर लिया? जैन ने अरहम को देखते हुए पूछा। मैंने तो कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इन मैडम ने कुछ भी नहीं खाया। शायद सुबह वाले बर्गर अभी तक हजम नहीं हुए। और हमने बिया को देखकर शैतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाए जहन को जवाबन दिया। हानिया और दि, दिया हानिया और जैन दोनों ने ही देखा दोनों ने ही बिया को देखा, जो कि वो कैसी इतनी देर से भूखी बैठी हुई थी, जबकि हानिया तो जानती थी बिया को भूख बर्दाश्त ही नहीं। वेटर अरहम से बिल लेने आया। अरहम ने बिल पे कर दिया। क्यूट कपल, नाइस टू मीट यू सर। वेटर जाते जाते फिर से बिया पर आग बरसा गया था, जबकि जैन और हानिया आंखें बड़ी करके कभी बिया तो कभी अरहम ही को देख रहे थे। बिया जल्दी से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर भागी। हानिया भी जैन को सी ऑफ करके बिया के पीछे चली गई। ओए, क्या है ये सब? हाँ, तू मेरी कश्ती सीधी करने आया था, तूने अपनी ही नैया पार लगा दी। अरहम, जो अभी अभी बड़े मजे से बैठा मुस्कुरा रहा था, जैन की बात पर उठकर खड़ा हुआ। अभी कहाँ जानी, ये तो सिर्फ टाइटल है। एक तरफा मुस्कुराहट लिए वो रेस्टोरेंट से बाहर चला गया, जबकि जैन भी उसके पीछे चला गया। तकरीबन रात के 12:30 बज चुके थे। उसे यहाँ खड़े पूरा 1 घंटा हो चुका था, मगर कोई नजर न आया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने के लिए मुड़ने लगा, अचानक उसे खिड़की की तरफ कोई दिखाई दिया। खिड़की के पर्दे की वजह से वो बस इतना ही देख सका था कि पीछे कोई लड़की है, क्योंकि ये कमरा अनाया का था। अनाया बुक हाथ में पकड़े स्टडी कर रही थी। खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर की ताज़ा हवा सांसों में लेने लगी। शहरियार खड़ा उसे ही देखता रह गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अनाया का चेहरा उसके सामने है, जबकि अनाया किसी की नज़रों की तपिश महसूस करती हुई बाहर देखने लगी, और जब नज़र सामने खड़े शख्स पर गई तो हैरान रह गई और ऊपर की तरफ नजरें किए उसको ही वो देख रहा था। अनाया अपना वहम समझकर खिड़की बंद करते हुए बेड पर आ लेटी। लगता है इस बारे में मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। खिड़की बंद होते ही शहरियार नापसंदीदा नज़र से उस बंद खिड़की को देख रहा था। उसने कहा था, वो ऐसी लड़की नहीं है। शायद मेरा यूं इस तरह उसके घर के बाहर आना उससे बुरा लगा होगा। ये मैंने क्या कर दिया? शहरियार दिल ही दिल में खुद कलामी कर रहा था। उसे भी मुनासिब ना लगा। फिलहाल उसने यहाँ से जाना ही बेहतर, और अनाया से किसी और तरह से मिलने का सोचते हुए वो गाड़ी में जा बैठा, और देखते ही देखते वहां से गाड़ी दूर चली गई। अनाया फिर से खिड़की के पास आ खड़ी हुई। खिड़की खोल कर देखी तो बाहर कोई न था। मैंने कहा था ना, मेरा वहम होगा। वैसे काफी हसीन किस्म का वहम था। आंखों वो आंखों पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ आखिर किस तरह मिलूं अनाया से? बहुत सोचने के बाद उसने अनाया के यूनी जाने का फैसला किया, मगर वो भी तो नहीं जानता था कि वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसने जोहान को कॉल करके क्लब वाले लड़के की इन्फॉर्मेशन निकलवाने को कहा। तकरीबन 2 घंटे के अंदर ही जोहान ने फ़ोन करके उस क्लब वाले लड़के की इन्फॉर्मेशन दी। वो कहाँ रहता है, कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, सब कुछ जोहान ने शहरियार को बताया। क्योंकि वो लड़का भी अनाया की ही यूनिवर्सिटी में था, तो शहरियार ने सुबह होते ही यूनिवर्सिटी में जाने का इरादा कर लिया था। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था। मगर अरहम और बिया की छोटी मोटी तकरार जारी रहती थी। मगर बिया ने अपनी दोस्त की वजह से थोड़ी आदत डाल ही ली थी इस बंदर को झेलने की, मगर बात बात पर अच्छी खासी इज्जत अफजाई करना वो अब भी नहीं भूली थी।
जैन और हानिया को एक करने के लिए भी और अरहम वक्ती तौर के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर हामी भर चुके थे। आज बिया ने हानिया को बहुत फोर्स किया कि वो अपनी अम्मी को जैन के बारे में सब कुछ बता दे। पहले तो हानिया डरने लगी कि वो कैसे सोबिया बेगम से जैन के बारे में बात करे, मगर फिर उसने बिया के कहने पर बिल्कुल वैसे ही बात की शुरुआत कर दी। अम्मी, मुझे आपसे कुछ अहम बात करनी है। सोबिया बेगम जो आज सिलाई करने में मसरूफ थी, हानिया की बात पर चश्मा उतार कर साइड में रखा। हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? अम्मी वो हाँ हानिया जो बहुत अजीब लग रहा था ये बात करना हानिया को बहुत अजीब लग रहा था ये बात करना। वो कैसे अपनी अम्मी को बताती कि उसे लड़का पसंद है, जबकि ये जानती थी कि उसकी अम्मी कभी एतराज़ नहीं करेंगी। मगर फिर भी एक लड़की के लिए यूँ अपने बारे में ऐसी बात करना या बताना कितना मुश्किल होता है। बोलो हानिया बेटा, बात क्या है आखिर? सोबी बेगम ने हानिया के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए पूछा। अम्मी, वो मुझे ये कहना था कि यूनिवर्सिटी में एक लड़का है जो मुझे पसंद करता है और मुझे भी वो पसंद है। फिर आपने ही तो कहा था कि जब कोई पसंद आए तो बता देना। मगर अम्मी, होगा वही जो आप चाहोगी। हानिया ने नज़र झुकाए बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे। सोबिया बेगम ने सख्त लहजे में कहा, अच्छा तो ये बात है। जैन नाम है क्या उसका? हानिया ने डरते डरते कुछ कहना चाहा। वो अम्मी जैन। सोबिया बेगम ने तो जैसे हानिया के सर पर पहाड़ गिरा दिया। बड़ी हानिया अपनी आंखें बड़ी करते हुए सोबिया बेगम को ही देख रही थी। अम्मी, आपको कैसे पता? हानिया ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, जबकि अब सोबिया बेगम मुस्कुरा रही थी। मुझे बिया ने कल ही बताया था और इस जैन की पिक्चर भी भेजी थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ है। मैं बस इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना था कि मेरी बेटी मुझे किन अल्फाजों में बताएगी। हानिया ने फिर से चश्मा ठीक किया और मुस्कुराने लगी। बेटा, मैंने बिया को कह दिया है, वो लोग कल ही आ रहे हैं रिश्ता लेकर। कल तुम यूनिवर्सिटी से ऑफ ले लो और अच्छा सा तैयार हो जाना। सुबह बेगम ने प्यार से हानिया का माथा चूमा था। हानिया कमरे में चली गई थी। हानिया के जाने के बाद सुबह बेगम को एक बार फिर से खांसी आने लगी, जबकि वो बहुत डर गई थी। हानिया बहुत खुश थी। अपने कमरे में आकर उसने बिया को कॉल की। बिया की बच्ची, तुमने अम्मी को जैन के बारे में बताया तो मुझे क्यों नहीं बताया? बिया ने अभी कॉल रिसीव की ही थी कि हानिया शुरू हो गई। अरे अरे, आराम से यार, मुझे पता था तुमसे नहीं हो पाएगा। खैर है, कल बड़ा मज़ा आने वाला है। मैंने तो जैन को कह दिया है कि बात पक्की होते ही ट्रीट लूँगी। आखिर इकलौती साली हूँ उसकी। बिया की तो जैसे खुशी की कोई इंतहा ही ना थी, जबकि दूसरी तरफ जैन का भी यही हाल था। हाँ, ले लेना ट्रीट, मगर ये तो बताओ जैन को पता था ये सब? जी हाँ, सबको सब कुछ पता था, बस आपको ही कुछ नहीं पता था। चलो फ़ोन रखो, मैंने जैन को कहा था तुम्हें कॉल करने का। वो बेचारा फिर से डर रहा था कि कहीं तुम कॉल करने पर फिर से खफा ना हो जाओ। कॉल रिसीव कर लेना, ओके बाय। ये कहती हुई वो कॉल कट कर गई थी, जबकि हानिया आज दिल से मुस्कुरा रही थी। उसने हर नमाज में जैन का साथ मांगा था। न जाने कितने वक्त से उस जैन को चाहती थी और अब उसकी दुआएं कबूल होने लगी थी। अभी वो मुस्कुरा रही थी जब जैन की कॉल आने लगी, जो हानिया की मुस्कुराहट को और गहरी कर गई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो कैसी हैं आप? जैन ने मुस्कुराते हुए सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक मेरी चूज़ी। जैन की चूज़ी कहने की देर थी, हानिया की हंसी निकल गई। कि आपने मुझे चूज़ी कहा? जी हाँ बिल्कुल, मगर क्यों? हानिया ने चश्मा ठीक करते हुए सवाल किया। क्योंकि तुम चूज़ी की तरह चू चू करती हो, इसलिए मैंने तुम्हारा निकनेम चश्मिश चूज़ी रखा हुआ है। जैन ने हसीन मुस्कुराहट लबों पर सजाए जवाब दिया था। ये लम्हा कितना हसीन था जैन के लिए। आज उसकी मोहब्बत उससे मुस्कुरा कर बात कर रही थी। रात भर अनाया की झलक उसकी आंखों के सामने ही घूम रही थी। अनाया का वो साफ शफाफ निखरा हुआ चेहरा उसकी आंखों में बस सा गया था। न जाने कब नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही कहाँ चला। वो सुबह 8 बजे से ही बिना कुछ खाए पिए धूप में यूनिवर्सिटी के पास खड़ा था और इस वक्त 9:30 बज चुके थे, मगर वो अब तक यूनिवर्सिटी आई ही नहीं थी। क्या मुझे उसके घर के बाहर जाकर उसका वेट करना चाहिए था? अभी वो खुद कलामी में मसरूफ था जब यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एक लड़की को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि अनाया ही थी। अभी वो उसे आवाज़ देकर रोकता, मगर वो गेट से अंदर जा चुकी थी। मगर वो पागल लड़का अब भी खड़ा हुआ उसका ही वेट कर रहा था। जब आलिया की कॉल आई थी, उसने दोबारा इग्नोर किया
मगर तीसरी बार कॉल रिसीव की। शहरी वेर आर यू, न सलाम न दुआ। वो डायरेक्ट चीखते हुए पूछने लगी, तुम्हें क्या काम है? शहरियार की नज़रें अभी यूनी के गेट पर थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम की क्या हालत है? जाके कोई खैर खबर ली उनकी तुमने? लिसन, तुम्हें इससे क्या? वो मेरा और मॉम के बीच का मामला है, अंडरस्टैंड? तुम बीच में मत पड़ो। मैं बीच में ना पड़ूं? ठीक है, नहीं कहूँगी कुछ, लेकिन उन्हें जाकर देख लो एक बार। किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम खाला जानी को? उनका बीपी शूट कर गया था, थोड़ी देर पहले ही मॉम की कॉल आई थी, उन्होंने बताया है। ठीक है, मैं जाता हूँ मॉम के पास, ओके बाय। ये कहकर कॉल कट कर दी और गाड़ी से उतर कर वॉचमैन के पास आया। क्या आप बता सकते हैं यूनी कब ऑफ होता है? सर जी, 2 बजे तक हो जाता है। ओके। ये पूछकर वो अपनी मॉम के घर चला गया था। वैसे तो वो वहाँ बहुत कम जाता था, अक्सर डैड के साथ ही रहता था, मगर आज मजबूरन उसे जाना पड़ा। दूसरी तरफ आमिना बेगम को हानिया बहुत पसंद आई थी, इसीलिए उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया था। सोबिया बेगम को भी जैन बहुत पसंद आया था, इसलिए दोनों ही तरफ से हाँ हो चुकी थी। 1 महीने बाद इनके इम्तिहानात शुरू होने वाले थे। लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। जब ये इम्तिहान से पहले ही उनकी मंगनी की रस्म रखी गई थी। हमदानी साहब और सबाहत बेगम भी जैन और हानिया के रिश्ते पर बहुत खुश थे। आज इन दोनों की एंगेजमेंट थी। बिया हानिया को लेकर ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। तकरीबन रात 8 बजे का वक्त था जब हॉल में चंद मेहमान आ चुके थे और हम जैन के साथ हॉल के कामों का पूछने के लिए हॉल के ऑफिस में गया हुआ था। फिर जब हॉल की बाहर गाड़ी आकर रुकी तो जैन स्टेज पर जा बैठा। होश तो तब उड़े जब सामने लड़कियों के बीच हानिया आते हुए नजर आई। लाइट पिंक कलर की पैरों तक आते लॉन्ग फ्रॉक, चूड़ीदार पैजामा, खुले बाल, जिन पर सेट किया हुआ दुपट्टा लाइट सा मेकअप, चश्मे की जगह लेंस, ऊंची हील्स, वो आज बहुत प्यारी लग रही थी। जबकि जैन ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और हर बार की तरह आज ही बालों का जेल से स्टाइल बनाया हुआ था। हाथ में घड़ी, हल्की सी शेव भी, किसी हीरो से कम वो भी नहीं लग रहा था। जबकि जैन से कई ज़्यादा होश तो अरहम के उड़े थे जब हानिया के बराबर में खड़ी अनाबिया पर नजर गई। गोल्डन कलर की मैक्सी, बड़े बड़े इयररिंग्स, फुल मेकअप में वो आज बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। अरहम का मुंह खुला रह गया था। आज लग रहा था कि वाकई में बिया लड़की ही है जी। जबकि बिया को इस मैक्सी में घुटन महसूस हो रही थी। सिर्फ हानिया की ख्वाहिश पर उसने ये मैक्सी पहनी थी, वरना बिया कहाँ पहनने वाली थी लड़कियों वाले कपड़े। मगर सिर्फ हानिया के कहने पर सब कुछ कर लेती थी। और हम वाइट कुर्ता पैजामा, सीधे हाथ में वॉच, दूसरे हाथ में बैंड, जबकि उसका वो मखसूस लॉकेट अब भी उसके गले में था जो कुर्ते के अंदर था। हानिया को जैन के बराबर बिठाया गया। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, सब तालियां बजा रहे थे, मगर अरहम की नज़रें अब भी बिया पर थी। और वो ये बात बिया भी नोट कर रही थी, मगर कोई हंगामा बर्पा नहीं करना चाहती थी। कभी तभी चुप रही। सब लोग खाने से फारिग होकर अपने घरों पर जा चुके थे, जबकि बिया हानिया के पास ही बैठी सेल्फी लेने में मसरूफ थी। मगर इस बात से अनजान थी आज की कसरत से उसकी हर एक मोमेंट की, हर स्टाइल की कोई न्यू पिक ले रहा था। मुबारक हो बेगम, जैन ने मुस्कुराते हुए सरगोशी नुमा अंदाज में जैन ने हानिया को देखते हुए कहा, जबकि हानिया नासमझी में उसे देखे गई। ऐसे क्या देख रही हो बेगम? हानिया ने नजर झुकाए धीमी सी आवाज में कहा। हाँ तो निकाह ही रह गया, वो भी हो जाएगा, मगर मैं तो बेगम ही बोलूंगा तुम्हें मेरी चश्मिश चूजी। हानिया उसकी बात पर मुस्कुराई थी। कितनी हसीन जोड़ी लग रही थी दोनों की। दोनों ही घर वालों ने घर के लिए रवाना होने की तैयारी की। हमदानी साहब और सबाहत बेगम हानिया और सोबिया बेगम को अपने साथ गाड़ी में घर छोड़ने गए थे, जबकि जैन अपनी अम्मी को लेकर अपनी गाड़ी में चला गया था। जबकि अरहम हॉल के मामला देखने की वजह से लेट हो चुका था। जब वो फारिग होकर वापसी के लिए घर जाने के लिए हॉल से बाहर आया तो बाहर बिया को खड़ा देखा। बिया, तुम घर नहीं गई? यहाँ क्या कर रही हो, वो भी अकेले?
बिया परेशानी में ये भूल ही गई थी कि सामने अरहम खड़ा है। यार पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो रही। बिया ने अपनी मैक्सी संभालते हुए कहा, जबकि अरहम उसके चेहरे पर परेशानी देख चुका था। वो आज हर हाल में प्यारी लग रही थी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरहम ने बमुश्किल अपनी नज़र उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, नहीं मैं चली जाऊंगी। अभी वो यही बातें कर रहे थे जब सामने से दो लड़के बाइक पर से गुजरे। ओहो, क्या हुआ ब्यूटी क्वीन, हम हेल्प कर दें? बिया नासमझी में उन्हें देख रही थी। उसे कभी किसी लड़के ने भूल कर भी नहीं छेड़ा था, मगर आज वो लड़के उसे छेड़ रहे थे। कितना अजीब महसूस हो रहा था बिया को। एक तो इतनी हैवी मैक्सी, उसे चलने में मसला हो रहा था, वरना वो अभी 2 मिनट में उन दोनों लड़कों का कीमा बना देती। वो लड़के बाइक लेके आगे जा चुके थे। बिया चलो मेरे साथ, इतने सन्नाटे में कब तक खड़ी रहोगी? अरहम के चेहरे पर सख्त तासुरात साफ जाहिर हो रहे थे। उसे बुरा लग रहा था यूं किसी का भी बिया को ऐसे छेड़ना। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, ऐसे कैसे चली जाऊं? बिया ने हर बार की तरह अपने स्टाइल में कहा, जबकि वो लड़के दूर से दोबारा आते दिखाई दिए। बिया, मेरा एक दोस्त मैकेनिक है, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। वो गाड़ी अपने साथ ले जाएगा, कल तक ठीक करके घर पहुंचा देगा। अभी चलो यहाँ से प्लीज। और हम भाप चुका था उन लड़कों को वापस आता देख कर कि ये लोग फिर से कुछ कहेंगे। मैंने कहा ना, नहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। अभी वो यही कहने लगी थी जब वो लड़के बाइक करीब लाए। अरे जाने मन, हमें भी लिफ्ट करवा दो। अरहम ने ना दाएं देखा ना बाएं और आगे बढ़कर चलती हुई बाइक से पीछे वाले को पकड़कर खींचा और वो लड़का नीचे गिरा। फिर क्या होना था, अरहम ने उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा किया और दे धनाधन मुक्कों की बरसात कर दी। तुझे तो मैं लिफ्ट कराता हूँ, रुक। जबकि दूसरा लड़का भी बाइक रोककर अरहम के पास आया और अरहम को रोकने की कोशिश की। अरहम एक साथ ही दोनों से निमटने लगा। पहले वाले की नाक से खून निकलने लगा, जबकि दूसरे लड़के का होंठ फट चुका था। नहीं मतलब गंदी नजर डाली तो डाली कैसे? बिया तो देखती रह गई। आज पहली बार अरहम जो उसने इतने गुस्से में देखा था। पहली बार बिया ने अरहम की फाइट देखी थी, किस तरह उसने हीरो की तरह उसे बचाया था। अरहम ने दोनों लड़कों को दूर धक्का दिया और दोनों भी जान बचाकर बाइक पर बैठकर भाग गए। जबकि अरहम का वजूद पसीने में शराबूर हो रहा था। उसने एक नज़र बिया पर डालकर गुस्से से अपनी कार से पानी की बोतल निकाली और साइड में जाकर बोतल के पानी से मुंह धोने लगा, जबकि चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। बिया खामोशी से उसे देख ही रही थी। न जाने आज उसे अरहम बहुत अलग सा लग रहा था। अरहम ने बोतल वापस गाड़ी में रखी और मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने लगा। 5 मिनट के अंदर इस लोकेशन पर पहुंच जल्दी। मोबाइल गाड़ी में रखकर वो गाड़ी से टेक लगाकर खड़े होकर अपने चेहरे पर आते बालों को उंगलियों से पीछे करने लगा, जबकि मुंह धोने की वजह से बाल अब गीले हो चुके थे। इतने में कोई बाइक आ रुकी जिस पर दो लड़के बैठे हुए थे। जी भाई, हुक्म करें, गाड़ी में क्या मसला हुआ है? अरहम बिया के पास आ खड़ा हुआ और उसके हाथ से गाड़ी की चाबी ली। बिया खड़ी उसे देख ही रही थी। ये गाड़ी है जो स्टार्ट नहीं हो रही, मसला हुआ है। कल तक इसे ठीक करके मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके? ओके बॉस। एक लड़के ने बिया की गाड़ी स्टार्ट की और दूसरा भी उसके पीछे बाइक पर चला गया। गाड़ी में बैठो, सख्त लहजे में बिया से मुखातिब हुआ था। बिया ने चुपचाप गाड़ी में बैठना ही बेहतर समझा और हमने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों वहां से चले गए। 2 बजे से 5 मिनट पहले वो यूनिवर्सिटी के दूसरी तरफ 2 बजने से 5 मिनट पहले वो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई, सब स्टूडेंट गेट से बाहर आने लगे। शहरियार गाड़ी से बाहर निकला, जबकि उसकी नज़रें अनाया को तलाश कर रही थी। जब उसे अनाया नजर आई, सिंपल से शलवार कमीज़ पहने, तहजीब से सर पर दुपट्टा लिए, बहुत प्यारी लग रही थी। वो शहरियार की गाड़ी के पास से ही गुजर रही थी। शहरियार आगे बढ़कर उसके सामने आया। अनाया अनाया ने सख्त तासुरात लिए नजरें उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा, मगर जब देखा तो देखती रह गई। हाँ, ये वही था जिसका कल रात उसे वह महसूस हुआ था। आप तो, लेकिन आप यहाँ? अनाया, मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है, प्लीज़ गाड़ी में बैठो। शहरियार ने अनाया से इल्तिजा करने वाले अंदाज में कहा, मगर लड़की समझ नहीं पा रही थी ये इसका वहम है या हकीकत। वह अपनी बड़ी बड़ी झील जैसी आंखों से अभी तक सामने खड़े वजूद को देखे जा रही थी। अनाया प्लीज़ चलो, मुझे बहुत अहम बात करनी है तुमसे। वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। उसे कहाँ फिक्र थी कि वो इस वक्त कहाँ खड़ा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मैं ऐसे कैसे आपके साथ, और सब देख रहे हैं? जब भी कह रहा हूँ अनाया, प्लीज़ बात को समझो। शहरियार वो लड़का
लग ही नहीं रहा था जो उस दिन टशन से चल रहा था, हीरो की तरह फाइट कर रहा था, मगर आज उसके चेहरे पर अलग किस्म की परेशानी छाई हुई थी। अनाया इस बात से तो वाकिफ ही थी कि वो कोई बुरा लड़का नहीं है। उस रात शहरियार ने उसे 2 बार बचाया था और सही सलामत घर भी छोड़ा था, और उस पर इतना तो भरोसा वो कर ही सकती थी। उसकी बात मानते हुए गाड़ी में आ बैठी शहरियार ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने धीमी सी बारीक सी आवाज़ में कहा, जहाँ तुम्हें कोई मेरे साथ ना देख ले। मतलब? अनाया ने नासमझी वाले अंदाज में पूछा तो शहरियार ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। इस रास्ते पर बहुत कम गाड़ियाँ गुजरती थी, इसलिए शहरियार ने गाड़ी उधर ही रोक दी थी। अनाया, मेरा नाम शहरियार है। आई होप तुम्हें मैं याद होऊंगा उस दिन जब तुम मेरी गाड़ी के सामने आई थी, और अभी कुछ दिन पहले उस रात जब क्लब में मुलाकात हुई थी। जी जी, मुझे याद है, और मैंने आपको थैंक्स भी कहा था। फिर? अनाया अनाया, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, मगर मुझे पता नहीं क्यों उस रात से ही अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे मेरा दिल मजबूर कर रहा है तुमसे मिलने को, तुम्हें देखने को। आई डोंट नो वाई, ये सब क्या है, क्यों हो रहा है? अनाया उसे बहुत गौर से देख रही थी। हल्की सी शेव, गोरी रंगत ब्राउन आंखें, सुर्ख होंठ जो शायद सिगरेट की वजह से सुर्ख गहरे रंग के हो रहे थे, ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक ही पैंट। वो किसी शहजादे से कम ना लग रहा था। अनाया, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। उस दिन जब तुम मेरे जख्म पर कपड़ा बांध रही थी, मेरे करीब हुई थी, उस रात पहली बार मेरा दिल धड़का था। पहली बार मेरे दिल ने अपने होने की गवाही दी थी। और कल रात मैं तुम्हारे घर के सामने आया था, मगर तुमने खिड़की बंद कर दी थी। अनायास, आई स्वेयर, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मगर तुम मेरे दिमाग में छाई रहती हो, हर वक्त, हर दिन, हर लम्हा। मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल रहता है। मुझे रात भर तुम्हारा चेहरा गर्दिश करता हुआ नजर आता है, फिर न जाने कब आंख लग जाती है, अंदाजा ही नहीं होता। वो पहली बार इस तरह से किसी के सामने अपना हाल दिल बयान कर रहा था, वरना वो तो वो शख्स था जो कि जिसे देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके के कहने का मतलब? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर इन सब का क्या मतलब है? शहरियार ने गाड़ी के हैंडल पर हाथ मारकर कहा। वो वाकई बहुत उलझा उलझा लग रहा था, मगर वो और करती भी क्या? वो क्या कहती कि वो भी उसे इतना ही याद कर रही थी? शहरियार, आप प्लीज़ मुझे वापस यूनिवर्सिटी के सामने छोड़ दें, मैं लेट हो जाऊंगी, घर जाने का टाइम हो चुका है। शहरयार उसके जाने का सुनकर एकदम से उसे देखने लगा, ऐसे जैसे उसे ये बात पसंद ना आई हो। अनाया, क्या आपका कांटेक्ट मिल सकता है प्लीज़? क्योंकि मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। अनाया की तो हार्ट बीट जैसे जब तक तेज़ ही हो गई थी जब शहरियार ने उसका रास्ता रोका था, और अब तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। जी। शहरियार ने अपना मोबाइल अनलॉक करके अनाया को दिया। अनाया ने अपना नंबर उसमें सेव कर दिया। शहरियार ने मोबाइल कोट की जेब में रखा और गाड़ी स्टार्ट की। थोड़ी ही देर में यूनिवर्सिटी आ गई, मगर ये क्या, शहरियार ने गाड़ी यूनी पर रोकी ही नहीं थी। आप अभी वो कुछ कहती, शहरियार ने गाड़ी उसके घर के रास्ते पर मोड़ ली। डोंट वरी, आपको घर के बैक साइड पर उतार दूंगा। इतनी धूप में आप कैसे जाएंगी? शहरियार ने पहली बार की तरह गाड़ी घर के बैक साइड पर रोकी। घर यूनिवर्सिटी से थोड़ा ही दूर था, जबकि शायद वो पैदल ही जाती थी। मैं आपको कॉल करूंगा। अनाया गाड़ी से उतरने लगी तो शहरियार अनाया से मुखातिब हुआ, जबकि अनाया का दिल धड़कने से कहाँ बाज था। जी ठीक। अभी उसका दिल मुकम्मल संभला ही नहीं था कि शहरियार के अल्फाज ने फिर से उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। ख्याल रखना अपना, आई मिस यू। वो एक नज़र शहरियार पर डालकर जल्दी से गेट की तरफ चली गई, और देखते ही देखते वहां से अंदर जा चुकी थी, जबकि शहरियार खड़ा उस खिड़की को ही देख रहा था जहां उसने कल रात अनाया को देखा था। अनाया जल्दी से सीढ़ियां अबूर करते हुए अपने कमरे में आई, अपना बैग बेड पर रखकर खिड़की की तरफ आई। बाहर देखा तो फिर से उसका दिल धड़कने लगा। वो गाड़ी में बैठा उसे ही देख रहा था। अनाया उसे देखकर अपने दिल पर हाथ रखने लगी। जब शहरियार ने हाथ हिलाकर उसे अल्लाह हाफिज कहा, अनाया जल्दी से खिड़की के पीछे हो गई। शहरियार इस बात पर मुस्कुराया था और गाड़ी स्टार्ट करता वहां से चला गया था। शहरियार। अनाया के दिल ने बेसाख्ता शहरियार का नाम लिया था, जबकि लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आई थी। सफ़र जारी था, मगर आज उनके दरमियान खामोशी थी, वरना जहाँ बिया हो और वहाँ खामोशी भूले, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। अरहम ने इस खामोशी को तोड़ा। घर किस साइड पर है तुम्हारा? जब पता ही नहीं था तो ड्रॉप करने का ही ना कहते।
बिया अपनी आदत से मजबूर भी फिर उसी अंदाज में बोली थी, जबकि अरहम ने इस वक्त शायद ऐसे मूड में नहीं था। जितना पूछा है उतना बताओ, अरहम ने सख्त लहजे में कहा, जबकि बिया को हैरत हो रही थी वो आज किस तरह से पेश आ रहा था उसके साथ। आगे से लेफ्ट, वो ये कहकर चुप हो गई, या शायद वो उससे और बात करना ही नहीं चाहती थी, मगर वो इस बात से अनजान थी कि साथ बैठा वजूद अपने लहजे पर पछता रहा था। अच्छा सुनो, अरहम ने सरगोशीनुमा अंदाज में कहा, जबकि गाड़ी की रफ्तार कम हो गई थी। क्या है? इस बार बिया ने सख्त लहजा इख्तियार किया था। अरहम को पता भी कुछ देर पहले होने पता था भी कुछ देर पहले होने वाले वाक़े की वजह से गुस्सा आ रहा था। ऊपर से बिया हर बार की तरह अभी भी ऐसे ही लहजे में बात कर रही थी, मगर अरहम ने ज़ब्त किया। अच्छी लग रही हो, ये कहना था कि बिया ने घूर कर अरहम को देखा। ये क्या छिछोरापन है? जबकि अरहम को इसकी बात अजीब लगी। वो तो सिर्फ तारीफ कर रहा था, मगर उस लड़की को ना तारीफ और ना बुराई भी नहीं पसंद, तो आखिर उसे पसंद ही क्या था? ये छिछोरापन नहीं है, मैंने सिर्फ बताया है कि अच्छी लग रही हो। बस एक अदद दुपट्टा कांधे पर ले लेती तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। बात सुनो, तुम्हें इससे क्या मतलब मैं दुपट्टा पहनूं या ना पहनूं? तुम अपनी हद में रहो, ज़्यादा फ्री मत हुआ करो मुझसे, समझे? वो शायद बार बार अरहम का ज़ब्त आजमा रही थी, मगर इस बार अरहम की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मेरा कोई तारीफ करने पर शुक्रिया अदा करता है, ये यूं उल्टे जवाब नहीं देता। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी लाइफस्टाइल में टांग अड़ाने का। आज अगर यूं बिना दुपट्टे के ना खड़ी होती तो मजाल थी किसी की कि कोई तुम्हें ऐसे अल्फाज बोलता। अरहम ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, उसका अंदाज अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। ये सब तुम इसलिए कह रहे हो ना कि तुमने उन लड़कों से मुझे बचाया और मैं तुम्हें थैंक्स कहूँगी? तो बेटा भूल जाओ, मैं मरकर भी तुम्हें गलती से भी थैंक्स नहीं कहूँगी। और तुम्हें किसने कहा था हीरो बनने के लिए? मैंने कौन सा तुमसे हेल्प मांगी थी? हाँ, मैं उन्हें खुद देख लेती। आए बड़े एहसान जताने वाले, गाड़ी तेज चलाओ। भी अब हर बार की तरह आज भी नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, जबकि अरहम जानबूझकर गाड़ी दूसरे रास्ते पर डालकर हवा किसी रफ्तार में चलाने लगा। अरे ओ, अंधे हो गए, नजर नहीं आ रहा ये कौन से रास्ते पर लेकर जा रहे हो? वो समझा था कि बिया तेज रफ्तार से डरेगी, जबकि उसे कहाँ पता था वो खुद वो खुद ही ड्राइविंग मास्टर थी। मगर जब ही खुद राइडिंग मास्टर थी, मगर जब भी गाड़ी की रफ्तार को इग्नोर करके उसने सारा ध्यान रास्ते पर किया था। चुप करके बैठी रहो, बहुत जबान चलती है ना तुम्हारी, अब पता चलेगा तुम्हें कि किससे पंगे लिए हैं तुमने। आखिरी अल्फाज एक तरफा मुस्कुराहट लबों पर सजाए अदा किए थे, जैसे बदला लेने का इरादा रखता हो। व्हाट डू यू मीन? और हमने गाड़ी सुनसान सड़क पर मोड़ ली थी, और अब गाड़ी की रफ्तार ऐसी थी कि अगर गाड़ी में बिया की जगह हानिया होती तो खौफ के मारे रो पड़ती। अबे यार, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, स्पीड हल्की करो अब। बिया को इस वक्त वो बहुत ही कोई ढीठ इंसान लग रहा था। वो आखिर किस तरह से बिया को तंग कर रहा था? ये कौन सा तरीका था बदला लेने का? आज आखिर हुआ क्या था अरहम को? क्या हुआ? डर गई? तुमने ही तो कहा था कि गाड़ी तेज चलाओ, तो अब क्या मसला है? अभी इन दोनों के बीच बहस जारी थी जब हमदानी साहब ने बिया को कॉल की, मगर गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि बिया का ध्यान मोबाइल पर ही नहीं गया। लेकिन जब जैन ने अरहम को कॉल की तो अरहम का मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। अरहम ने गाड़ी साइड में रोकी और कॉल पिक की, जबकि बिया के पूरे बाल चेहरे पर आ चुके थे। यार किधर रह गया तू? और बिया का कुछ पता है किधर है वो? सफदर अंकल की कॉल आई थी, वो परेशान हो रहे हैं, जैन ने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, वो मेरे साथ ही है, अरहम ने बेजार लहजे में कहा। क्या? गाड़ी खराब हो गई? मगर कैसे? बिया सफदर अंकल की कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। और यार प्लीज़ बिया को जल्दी घर ड्रॉप कर दे, अंकल परेशान हो रहे हैं। जहन एक साथ इतने सवाल कर चुका था, जबकि अरहम ने इस बार तेज आवाज में कहा था, हाँ तो छोड़ने ही जा रहा हूँ, उसे भगा कर नहीं लेकर जा रहा मैं, समझे? फोन बंद करके उसने गाड़ी वापसी के लिए मोड़ी और बिया के घर के रास्ते चला गया, जबकि बिया चुप करके बैठी हुई थी, जैसे उसके कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि ये सब हो क्या रहा है। घर आ चुका था, बिया जल्दी से उतर कर जाने लगी। थैंक्स नहीं कहोगी? और हमने तंजिया लहजे में कहा। मेहरबानी, सख्त लहजे में जवाब देकर वो गाड़ी का दरवाज़ा मारने वाले अंदाज में बंद करके गेट से अंदर जा चुकी थी। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही मिसबिहेव कर दिया, ये कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और अपने रास्ते चला गया।
हमदानी साहब इस वक्त लाउंज में कब से बिया का इंतजार कर रहे थे और कुछ ही देर में बिया अंदर आई। बिया बेटा, कहाँ थी तुम और गाड़ी को क्या हुआ तुम्हारी? हमदानी साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। वो बहुत परेशान हो जाते थे। वो बिया को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। कुछ नहीं बाबा, वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बताया है जैन ने, मगर मुझे बता देती, मैं मैकेनिक भेज देता। हमदानी साहब ने बिया के मूड नोट करते हुए उससे कहा। और अरहम ने मैकेनिक को ठीक करवाने भेज दिया। अच्छा, वाकई बहुत अच्छा बच्चा है वो। क्या वो बाहर से ही चला गया? उसे अंदर बुलाना था ना। मिया को थोड़ी देर पहली वाली बात याद आ गई। उफ बाबा, क्या हो गया? वो कौन सा रिश्तेदार लगता है जो उसे घर के अंदर बुला लेती? मिया ने बेजार होते हुए कहा। इतने में सबाहत बेगम कमरे से निकल कर आई। मैंने कहा ना आपसे, समझाए इसे, लड़की है ये। वो तो अल्लाह का शुक्र कि अरहम वही था। अरहम ना होता तो खुदा ना करे इसके साथ कुछ हो जाता तो। मिया इन सब बातों से बेजार पैर पटक कर सीढ़ियां अबूर करते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि पीछे सबाहत बेगम बेचारी सर पकड़ कर रह गई। बस भी करो सबाहत, सही सलामत तो आ गई ना हमारी बेटी? तुमने ख्वामख्वाह आते ही उसे इतनी बातें सुना दी। हमदानी साहब ने एक नज़र बिया के कमरे की तरफ डाली और अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। फरिया इस वक्त क्लब में बैठी उस रात होने वाले वाक़े के बारे में अपनी दोस्त को बता चुकी थी। समझ नहीं आ रहा उसे हो क्या गया है। आखिर उसने इतनी चीप हरकत की कैसे? यार, किस तरह रात की तारीकी में उसने मुझे हाथ पकड़कर अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। ऐसा कौन करता है यार? फरिया शहरियार की हरकत से बहुत शर्मिंदा हुई थी। वो कितने अरसे से इस मौके की तलाश में थी, मगर जब उसको मौका मिल ही गया था तो शहरियार को न जाने ऐसा क्यों किया था उसने। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया? यार ये सब छोड़ो, ये सोचो आखिर उसके पीछे वजह क्या है। क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गई है या फिर कुछ और वजह? कहीं उसे तुम्हारे पिछले सारे अफेयर के बारे में पता तो नहीं चल गया? उसकी दोस्त ने बात की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की, जबकि वो बातों बातों में उसे उलझने की कोशिश कर रही थी। पहली बात तो ये कि वो कोई एक लड़की के साथ एक हफ्ते भी नहीं रह सकता, लेकिन अगर वाकई उसकी ज़िंदगी में कोई आ गई तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फरिया ने वाइन का गिलास खाली कर दिया था, जबकि गुस्से में न जाने आज कितने गिलास पी चुकी थी। शहरियार खाने से फारिग होकर कुछ बिजनेस के मामलात और वहाज साहब के साथ बातें करने में मसरूफ हो गया था। वक्त का कुछ पता ही ना चला। जब वो अपने कमरे में आया तो उसे याद आया कि उसे अनाया को कॉल करनी थी। उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए और बेड ग्राउंड से टेक लगाकर मोबाइल में अनाया का नंबर तलाश करने लगा, मगर यहाँ तो अनाया नाम का कोई कांटेक्ट नज़र ही नहीं आ रहा था। ये क्या, उसने तो अपना नंबर सेव किया था, फिर कहाँ गया? वो जल्दी जल्दी कांटेक्ट लिस्ट में अनाया का नंबर तलाश करने लगा। जब लास्ट में एक नंबर बिना नाम के सेव था, शहरियार के लबों पर मुस्कुराहट आई। शहरियार ने नंबर डायल किया। रात के 12:30 का वक्त था। अनाया अपने कमरे में मौजूद स्टडी करने में मसरूफ थी। जब उसका मोबाइल रिंग किया, अनाया ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा। अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। पहले उसने सोचा कि कॉल रिसीव ना करे, मगर फिर ख्याल आया शहरियार की भी हो सकती है। उसने हिचकिचाते हुए कॉल पिक की। अनाया? अनाया शहरियार की आवाज़ पहचान चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? शहरियार अनाया के सलाम करने पर मुतासिर हुआ था। मैं ठीक, और आप? अनाया ने नज़ाकत से हाल पूछा। मैं ठीक नहीं हूँ, शहरियार ने लहजे में उदासी लाए कहा था, जिस पर अनाया को याद आया कि उसके हाथ पर जख्म लगा था, मगर वो आज फेस टू फेस पूछ नहीं पाई थी। आपको आपका हाथ कैसा है? हाथ तो उस वक्त ही ठीक हो गया था जब तुमने जख्म पर मरहम रखा था। न जाने क्यों मगर हर जगह बस तुम ही तुम नजर आती हो। न जाने क्यों मगर मुझे तुम ज़रूरी लगने लगी हो। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि न जाने ये सब क्या है, मगर अब समझ आ गया कि ये सब क्या है। सरगोशी नुमा अंदाज में शहरियार ने ये अल्फाज अदा किए थे, जबकि दिल दोनों की बेकाबू हो रहा था। अनाया ने भी सरगोशी नुमा अंदाज में कहा था, ये मोहब्बत है। फिर क्या होना था? उनके प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों ही राजी थे, दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी मोहब्बत गहरी हो चुकी थी। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को, बंदर के मुंह वाला। पता नहीं किस रिश्ते से हक जता रहा था। कमरे में आकर उसे मोबाइल बेड पर फेंका और गुस्से से सोफे पर आ बैठी। मगर फिर अरहम की तारीफ वाली बात याद आई। वो शीशे के सामने जा खड़ी हुई और खुद को देखने लगी।
वो बंदर कह तो ठीक रहा था, मैं लग तो प्यारी रही हूँ, मगर मुझे ये सब नहीं पसंद। पहले वाले अल्फाज नरमी से, जबकि आखिरी वाले अल्फाज सख्त लहजे में अदा किए थे। वो कहाँ बदलने वाली थी, वो जो थी उसमें ही खुश थी, और वो किसी के कहने पर अपने स्टाइल को बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता था। आज सिर्फ हानिया की वजह से उसने ये ड्रेस पहना था। उसने जल्दी से ड्रेस चेंज किया और मोबाइल चार्ज पर लगाकर सो गई। ऐसा लग रहा था उसने लोहे की बनी हुई मैक्सी पहनी थी, जो इतनी थकन महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ यार, क्या वाकई, और नहीं तो क्या, दिल कर रहा था सालों की आंखें निकाल दूं। कहीं तुझे भी उससे मोहब्बत। अरहम जैन को कुछ देर पहले वाले वाक़ये का बता रहा था, जबकि उसकी दुपट्टे वाली बात को नोट करते हुए जैन ने उसे छेड़ने की कोशिश की। अबे पागल है क्या, मोहब्बत, वो भी उस खड़ूस लड़की से? अब तक दोस्ती तक तो हुई नहीं, मोहब्बत क्या खाक करेगी? अरहम ने मुंह बनाते हुए कहा। अबे ओए, प्यार ना इंसान को बदल सकता है। वो नहीं करती तो उससे तो क्या हुआ, तो उसके दिल में अपने लिए प्यार की आग लगा दे। जहन उसे आइडिया दे रहा था, जबकि अरहम ने नासमझी में कहा, मगर वो कैसे? यार देख, मोहब्बत में ऐसा लहजा बर्दाश्त करना पड़ता है, और तो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। वो कितनी बार गुस्सा करेगी, एक बार, दो बार या 10 बार, आखिर तो मान ही जाएगी ना। उसके स्टाइल पर मत जाओ, वो भी एक लड़की ही है, और लड़की को चाहने वा चाहिए। चाहिए क्या होता है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर। अबे वो सब तो ठीक है, मगर मैं उसे मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊं? पहले मुझे तो यकीन हो जाए कि मुझे उससे वाकई मोहब्बत है। अभी उनकी गुफ्तगू जारी थी जब जैन के मोबाइल पर हानिया की कॉल आने लगी। यार सुन, हानि की कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अबे यार, ये कौन सा वक्त है भाभी से बात करने का, और अब मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। अरहम ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि जैन उसकी बात पर हंसा। भाई, ये कपल्स का टाइम होता है, ओके, और तुझे नींद नहीं आ रही तो तू भी बिया को कॉल करके उससे बात करवा कर। ओके, मैं चला, बाय। जैन जल्दी जल्दी से कहकर कॉल काट चुका था। मैं उसे कॉल करूं फिर से जलील होने के लिए? कभी भी नहीं। और फिर बात करने के लिए कोई बहाना तो होना चाहिए ना। वो आज के फंक्शन की पिक्स देखने लग गया। नज़र बिया की पिक्स पर गई। ये वही पिक्स थी जो अरहम ने बिया से छुपकर उसके हर एक स्टाइल की पिक कैप्चर की थी। है तो वाकई में प्यारी। बिया की एक पिक जिसमें वो मुस्कुरा रही थी, अरहम ने जूम करके उसकी मुस्कुराहट अपनी आंखों में उतारी थी। आज अनाया और शहरियार के रिलेशन को 1 साल हो चुका था, और इस 1 साल में शहरियार ने काफ़ी बदलाव आया था। ना वो क्लब जाता था, ना किसी लड़की से मिलता था, और ना ही किसी और के बारे में सोचता था। अनाया के प्यार ने उसे काफ़ी बदल दिया था, मगर उसने अब तक अनाया को अपनी मंगनी के बारे में नहीं बताया था। पहले वो सोचता था कि कुछ वक्त गुजर जाए, फिर अपनी मंगनी ख़त्म करने का कोई हल निकाले, ताकि अनाया को बताने से पहले ही उसकी मंगनी ख़त्म हो जाए। मगर जितनी बार भी वहाज साहब से मंगनी को लेकर बात करना चाहता था, हर बार वहाज साहब उससे मंगनी से नाखुश होने की वजह मालूम करते थे, मगर हर बार वो चुप हो जाता था। अनाया आज बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि शहरियार उसे विश करेगा, मगर शहरियार का एक भी मैसेज न आया। रात 12 बजे से अनाया इंतज़ार कर कर के सो गई थी। जब सुबह आँख खुली तो जल्दी से मोबाइल चेक किया। शहरियार के तकरीबन रात 2 बजे तक की कॉल्स और मैसेजेस लगे हुए थे, जिसमें उसने पूरा दिन बिजी रहने की वजह से सॉरी केस और रिलेशनशिप के फर्स्ट एनिवर्सरी एनिवर्सरी विश करने की मैसेजेस भेजे हुए थे। अनाया के चेहरे पर एक बहुत खुशगवार मुस्कुराहट आई। उसने भी शहरियार को मैसेज किया और फ्रेश होने चली गई। जब बाहर आई तो उसकी खाला जानी उसका नाश्ते पर इंतज़ार कर रही थी। उसने मोबाइल चेक किया, मगर शायद शहरियार अब तक उठा नहीं था, इसलिए उसका कोई मैसेज नहीं आया था। अनाया नाश्ते के लिए नीचे हॉल में आ गई थी। माशाल्लाह बेटी, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो, सफ़ेद रंग की फ़्रॉक पहने हो वाकई कोई परी लग रही थी। शुक्रिया खाला जानी, मैं तो बिल्कुल आप पर गई हूँ। मुस्कुराते हुए उसने नाश्ता करना शुरू किया। नाश्ते से फारिग होकर जब वो यूनिवर्सिटी के लिए निकलने लगी तो शहरियार का मैसेज आया। तो उठ गए जनाब। मुस्कुराते हुए उसने मैसेज टाइप किया और यूनि के लिए निकल गई। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उसने मैसेज देखा था। शहरियार उससे मिलने का कह रहा था, शायद कुछ स्पेशल था, इसलिए शहरियार ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि आज रात किसी भी तरह घर से इजाज़त लेकर बाहर आ जाए, वो उसका घर के बाहर इंतज़ार करेगा। वैसे तो अनाया बहुत मुख्तलिफ लड़की थी, वो लड़कों से दूर रहने वाली लड़की थी, मगर शहरियार जब से उसकी ज़िंदगी में आया था, अनाया ने शहरियार पर आग बंद करके भरोसा किया था। कितनी मोहब्बत करती थी उस शख्स से, उसका इश्क पाकीज़ा था, और उसकी इस पाकीज़ा मोहब्बत ने ही शहरियार को काफ़ी हद तक सुधार दिया था।
मगर वो इस बात से अनजान थी कि शहरियार का माजी क्या था। सुना है आज का दिन तुम्हारे आशिक के लिए कोई बहुत खास दिन है, अलीज़ा ने तंज़ी अंदाज में कहा, जबकि फरीहा हैरान थी। क्या मतलब? अरे तुम्हें नहीं पता? आज मैंने इंस्टाग्राम पर उस अनाया की पोस्ट देखी थी। उसके और शहरियार के रिलेशनशिप को आज 1 साल हो चुका है। क्योंकि अलीज़ा फरीहा की जासूस बनी फिरती थी, इसलिए फरीहा के कहने पर उसने शहरियार और अनाया पर सोशल मीडिया के जरिए नज़र रखी हुई थी। इन दोनों के हर अकाउंट और अलीज़ा स्टॉक करती थी वो। ओह अच्छा, क्या बात है यार। शहरयार खानजादा ने तो इस बात पर हद ही कर दी। इस बार हद ही कर दी। 1 साल हो गया, मगर वो जो दिन एक हर दूसरे दिन एक ही लड़की को बर्दाश्त नहीं करता था, आज वही शख्स है जो उस अनाया से बोर ही नहीं होता। फरिया तो लहजे में आग लेकर बैठी हुई थी, जलने वाले अंदाज में बोली, यार तो एक काम कर, मेरे पास एक बहुत ही आला हल है। आज मौका अच्छा है, आज बस किसी तरह शहरियार को मिलने बुला ले, फिर बाकी प्लान मैं तुम्हें समझाती हूँ। सारी बातें समझने के बाद वो शैतानी मुस्कुराहट लिए मुस्कुराई थी। फरीहा को जब शहरियार की ज़िंदगी में आने वाली लड़की का पता चला था, तब से लेकर अब तक वो बहुत कोशिशें कर चुकी थी शहरियार को बहकाने की, मगर हर बार उसकी साजिशें नाकाम हो जाती थी। मगर शायद इस बार वो अलीज़े के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश करने वाली थी। न जाने आज ये दिन क्या होने वाला था। तकरीबन शाम 7 बजे का वक्त था जब शहरियार समंदर के किनारे पर खड़ा यहाँ पर हुई सजावट के इंतजामात देख रहा था। शायद आज के दिन वो अनाया को इधर लाने वाला था, मगर किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी। शहरियार के फ़ोन पर किसी की कॉल आने लगी, क्योंकि फरीहा जानती थी अगर उसने अपने नंबर से उसे कॉल की तो वो कभी भी रिसीव नहीं करेगा, इसलिए अननोन नंबर से शहरियार को कॉल की थी। शहरियार ने कॉल पिक करके मोबाइल को अपने कान पर लगाया। हेलो शहरियार, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए प्लीज़, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज़। शहरियार समझ गया था ये फरीहा की आवाज़ है। क्या नई चाल है तुम्हारी? शहरियार ने सख्त लहजे में कहा, मगर वो उसकी चाल से वाकिफ़ ही कहाँ था। शहरी प्लीज़ मुझे बचाओ, वरना मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा वो। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों से कॉल की है, प्लीज़ मेरी इज़्ज़त बचा लो। वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाया है, प्लीज़ बचा लो मुझे। मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। वो चीख चीख कर रो रही थी। शहरियार को लगा वो वाकई बहुत मुश्किल में है, और शहरियार ने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मुझे एड्रेस बताओ जल्दी। ठीक है, मैं भेजती हूँ, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, वरना वो दोबारा इस कमरे में आ जाएगा जहाँ उसने मुझे बंद किया हुआ है। ये कहकर उसने कॉल काट दी थी, जबकि शहरियार परेशान हो गया था कि आखिर कौन फरीहा के साथ ऐसा कर सकता है। उसने अनाया को मैसेज किया और वहाँ से चला गया। तकरीबन आधे घंटे में वो उस होटल में मौजूद था। उसने काउंटर से कमरा नंबर दिखाकर रास्ता पूछा और सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ सेकंड फ्लोर पर चला गया। आलिया ने काफ़ी पहले से ही यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रूम से किसी के ज़रिए अनाया का नंबर निकलवा लिया था, इसलिए उसके पास अनाया का नंबर मौजूद था। उसने कॉल मिलाई। उफ, कहाँ रह गए शहरियार आप? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। अनाया आधे घंटे से शहरियार का वेट कर रही थी। उसने खाला जानी से वादा भी किया था कि वो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड की सालगिरह पर जा रही है और 1 घंटे तक वापस आ जाएगी। अभी वो शहरियार का इंतज़ार कर रही थी जब उससे किसी अननोन नंबर की कॉल आई थी। ऐसा तो नहीं शहरियार किसी दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हो? उसने कॉल पिक की, मगर दूसरी तरफ से आती आवाज़ किसी लड़की की थी। ओह, क्या हुआ? नहीं आया ना वो? आएगा भी नहीं, क्योंकि वो इस वक्त किसी और लड़की के साथ है। तंज़िया लहजे में कोई लड़की हंसते हुए कह रही थी। कौन है आप और ये क्या बकवास कर रही हैं? अनाया ने घबराते हुए कहा, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर दी लड़की थी। उससे ये सब कहाँ बर्दाश्त होता कि कोई उसके शहरियार के बारे में ऐसी बातें करे। ये बकवास नहीं, हकीकत है। वो पहले भी कितनी लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बना चुका है। जब जब वो तुमसे नहीं मिलता, मसरूफियात का बहाना बनाकर गायब हो जाता है। तुम्हें पता है वो कहाँ जाता है? वो क्लब में होता है और उसकी रातें हर एक नई लड़की के साथ गुजरती है। उसे तो नशे की हालत में ये भी पता नहीं होता कि अब तक कितनी लड़कियों के साथ वो सो चुका है। अनाया के लिए ये सब सुनना बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। आंखों में आंसू आ चुके थे, हाथ पैर कांपने लगे थे। ये क्या 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 कह रही हो तुम? ये सच नहीं है।
मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी, क्योंकि तुम तो मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो। ठीक है, मैं एड्रेस भेजती हूँ, 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचो और आज अपनी आंखों से ही खुद ही देख लो। ये कहकर दूसरी तरफ से कॉल कट चुकी थी। अनाया ने बमुश्किल खुद को संभाला संभाला था, क्योंकि उसने अब तक इस बात पर भरोसा नहीं किया था। मैसेज पर एड्रेस आया था, जिसको फॉलो करते हुए उसने वहां जाने का फैसला किया। खाला जानी, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना, ओके। ये कहकर वो जा चुकी थी। तकरीबन 10 मिनट में वो एक होटल के सामने मौजूद थी। रिक्शे का किराया देकर उसने होटल के अंदर कदम रखा। वो काउंटर पर गई और वहां खड़ी लड़की से रूम नंबर दिखाकर रास्ता पूछा और सेकंड फ्लोर पर चली गई थी। रूम मिल चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों में आंसू लिए उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। हाँ तो फिर तूने क्या सोचा? जैन और अरहम दूसरी तरफ। जैन और अरहम इस वक्त कैंटीन में मौजूद थे, जबकि बिया और हानिया क्लास में थी। किस बारे में? अरहम ने कॉफी का कप लबों से लगाते हुए पूछा। अबे अपने और बिया के बारे में यार, तूने उसको बताया कि नहीं? क्या मतलब, कुछ बताना था? बिया का नाम सुनने की देर थी। अरहम ने जल्दी से कप टेबल पर रखते हुए बड़ी दिलचस्पी से पूछा। यार यही कि तू उससे प्यार करता है? जैन ने कप टेबल पर रखते हुए जवाब दिया। अबे मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, समझा? बस उस रात गुस्सा आ गया था उसका। इसका ये मतलब तो कि मैं उससे प्यार करने लग गया। अरहम ने जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल में मसरूफ होने लगा, जैसे बात को नज़रअंदाज करना चाह रहा हो। हाँ तो प्यारे, इसको प्यार ही कहते हैं, वरना वो देख, सामने वो लड़का उस मासूम सी लड़की को कब से देख रहा है। मगर तुझे गुस्सा नहीं आ रहा, राइट ना? मगर तुझे सिर्फ उन लड़कों पर गुस्सा आया जो बिया को छेड़ रहे थे। जैन ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर सामने बैठी लड़की पर इशारा करते हुए कहा। यार यहाँ सूरत हाल कुछ और है। जिसको तू मासूम सी लड़की कह रहा है, वो भी उस लड़के को कब से ताड़ रही है, ओके ना? और वो लोग सिर्फ बिया को देख नहीं रहे थे, बल्कि करीब आकर छेड़ रहे थे। ऐसे में मैं क्या करता? उसे वहीं उन छिछोरों के पास छोड़ाता। माना कि वो बहुत बहुत बड़ी फाइटर है, मगर ऐसे ड्रेस पहनकर उसके लिए किसी से भी लड़ना आसान नहीं था, इसलिए मैंने उसकी हेल्प कर दी। और हमने अपना मोबाइल जैन से लिया और वहां से उठकर जाने लगा। हर बार की तरह जैन उसके पीछे चला आया। यार चलो मान लिया तू ठीक कह रहा है, मगर फिर वो दुपट्टे वाला क्या सीन था? और फिर तूने तारीफ भी तो की थी ना बिया की। जैन तो जैसे आज हर हाल में अरहम के दिल में बिया के लिए जज्बात जगाने के इरादे रखता था। हाँ तो मैंने कुछ गलत नहीं किया था। दुपट्टा पहनना अच्छी बात है, लड़की को दुपट्टे में रहना चाहिए। और रही बात तारीफ की, तो वो जब सामने सीढ़ियों से उतरते वजूद पर नजर गई तो अरहम को तो जैसे किसी ने स्टैच्यू ही कर दिया हो, क्योंकि अरहम यूनी देर से आया था। उसका एक लेक्चर मिस हो चुका था, इसलिए वो बिया को देख ही नहीं सका था। मगर अभी जब उसने बिया को देखा तो देखता ही रह गया। वो आज पंजाबी स्टाइल की शलवार कमीज पहनी, आंखों पर चश्मा लगाए, खुले बालों को लहराते अंदाज में आ रही थी, जबकि आज उसने कांधे पर दुपट्टा लिया हुआ था, वो भी पहली बार। कानों में इयररिंग्स, जबकि लबों पर हल्की सी लिप ग्लॉस भी लगी हुई थी। सिर्फ अरहम ही नहीं, बल्कि वहाँ खड़े सारे स्टूडेंट्स बिया को हैरत से देख रहे थे, और यही हाल लेक्चर के दौरान भी था। वो सारों की नज़रों को इग्नोर करते हुए कैंटीन चली गई, जबकि हानिया जैन को स्माइल पास करती हुई बिया के पीछे चली गई। बेटा क्या हुआ? वो जा चुकी है? जैन ने अरहम को एक ही जगह टुकटुकी बांध कर देखते हुए कहा। कौन? हाँ हानिया, अच्छा। अरहम कहता हुआ क्लासरूम में चला गया। यार अब भी वक्त है, सोच ले। अगर तुझे लगता है मैं गलत कह रहा हूँ तो ठीक है, तू तन्हाई में बैठकर खुद से सवाल करना। क्या मैंने कुछ गलत कहा था? क्या तुझे बिया से मोहब्बत नहीं है? जैन ये कहकर अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया। काम हो गया बेगम। व्हाट? मोहब्बत मुझसे? वो भी उस बंदर को? तू पागल तो नहीं हो गई? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? दिमाग का इलाज करवा अपने। बिया हमदानी हमेशा की तरह आज भी प्लेट में 2 बर्गर लिए इंसाफ कर रही थी, मगर झटका तो तब लगा जब हानिया ने उसे अरहम की हरकत बताई। और नहीं तो क्या, और पागल मैं नहीं हूँ, अरहम हो गया है, वो भी तेरे पीछे। मैंने नोट किया था वो तुझे कैसे पागलों की तरह देखे जा रहा था।
हानिया ने चश्मा ठीक करते हुए बिया को कहा, जबकि बिया बर्गर प्लेट में रखकर अब हानिया को ही घूर रही थी। अबे ओए, ये तूने उस वक्त क्यों नहीं बताया? मैं उसी वक्त उसकी आंखें फोड़ देती। रहने दे, वरना हर बार की तरह इस बार भी तो उसका वो मखसूस रॉकेट देखकर पीछे हट जाती। हानिया ने इस बार वो बात कह दी थी जो शायद अरहम ने कभी भी नोट नहीं की थी। बिया एक पल के लिए नजर चुराने वाले अंदाज में बर्गर खाने में मसरूफ हो गई। वैसे बिया, एक बात तो बता, आखिर ऐसा भी क्या है उसके रॉकेट में जो तू हर बार उससे कुछ कहते कहते चुप हो जाती है? हानिया बिया की एक कमजोरी पकड़ चुकी थी। बिया ने हानिया की बात इग्नोर करके ठूसने वाले अंदाज में बर्गर खाना शुरू कर दिया, जबकि हानिया ये बात नोट कर चुकी थी। कहीं तुझे भी उससे प्यार? अभी वो कहने ही लगी थी जब बिया ने मुंह से बर्गर खत्म करते हुए उससे उंगली से वार्न किया। बात सुन, आज तो तूने ये बात कह दी, आइंदा ऐसा मत कहना। वो लॉकेट जिस भी शख्स के पास हो, उससे प्यार करना तो दूर की बात, कभी जिंदगी में गलती से भरोसा भी नहीं करूंगी, समझी तू? वो बाकी का बर्गर ही प्लेट में छोड़ कर जा चुकी थी, जबकि हानिया उसके इस रवैये से बहुत हैरान थी कि सिर्फ एक रॉकेट की बात पर वो किस तरह का रवैया इख्तियार कर गई थी। मुझे तुमसे मिलना है, मिलकर बताऊंगी। शाहजेब लंदन की शाहजेब लंदन से पाकिस्तान आ चुका था और अपने आने की खबर उसने शाहज़ेब बेगम को नहीं दी थी। वो शायद सरप्राइज देना चाहता था। वो भी अभी वो एयरपोर्ट पर मौजूद था। मौसम के तेवर देखकर समझ चुका था कि तेज़ बारिश होने वाली है, इसलिए वक्त ज़ाय किए बिना वो टैक्सी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया था। तकरीबन वो 15 मिनट में घर के बाहर मौजूद था। वो घर के अंदर दाखिल हुआ। सारे मुलाजिम अचानक उसे यहाँ देखकर हैरान रह गए। अस्सलाम वालेकुम शहजी बाबू, आप यूं अचानक कैसे कैसे हैं आप? इनमें सबसे पुराने मुलाजिम रहीमुद्दीन, जो तकरीबन शाहजेब के पैदा होने से पहले से यहाँ मुलाजमत करते आए थे, आगे बढ़कर कहने लगे। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अम्मी जान किधर है? शाहजेब ने आंखों पर से चश्मा उतारते हुए पूछा। वो एक सादा शख्सियत का मालिक था। वो एक सुलझा हुआ बाअदब, मीठे लहजे और ठंडे दिमाग का मालिक था। अपने वालिद के गुजर जाने के बाद उसने अपने चचा के साथ मिलकर सारा बिजनेस संभाला हुआ था। हमदानी साहब दूसरे शहर में ज़रूर थे, मगर बिजनेस के सिलसिले में अक्सर इस्लामाबाद आया करते थे। उन्होंने ही उसे बिजनेस के मामलात की वजह से लंदन भेजा था। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ेब बेगम, जो इस वक्त शाहज़ेब की तस्वीर लिए आंसू बहा रही थी, अचानक से चौंकी जब सामने अपने बेटे को खड़ा पाया तो उनकी जैसे जिस्म में जान आ गई हो। वालेकुम अस्सलाम। वो बेयकीनी की कैफियत में सोफे से उठकर शाहज़ेब के पास आ खड़ी हुई। कैसी है आप अम्मी जान? शाहज़ेब ने उनका हाथ पकड़कर चूमा, जबकि वो अब तक बेयकीनी की हालत में थी। शाहज़ेब का लम्स महसूस करके तड़प उठी। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। शाहज़ेब को गले लगाकर रोने लगी। आखिर पूरे 2 साल बाद उससे देख रही थी वो। अम्मी जान, ना रोए प्लीज़। देखिए, मैं आपके पास आ गया हूँ और अब पक्का कहीं भी नहीं जाऊँगा। शाहज़ेब ने माथा चूमते हुए नरमी से लहजे में कहा था। मैं अब कहीं जाने भी नहीं दूंगी। शाहज़ेब के आने से पहले भी वो रो रही थी, लेकिन शाहज़ेब के आने के बाद उनके दुख के ये आंसू अब खुशी के आंसू में बदल गए थे। अच्छा ना, अब रोए तो ना, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, शाहज़ेब ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, जबकि उसके अंदाज पर शाहज़ेब बेगम मुस्कुराई और मुलाजमा को बुलाकर शाहज़ेब की पसंद का खाना बनाने को तैयार करने को कहने लगी। बेटा, तुम मुंह धोकर आओ, थोड़ा सा आराम कर लो, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। ये कहकर वो किचन में चली गई, जबकि शाहज़ेब एक नज़र ऊपर वाले बंद कमरे पर डालकर अपने कमरे में चला गया। शायद उसकी नज़रें किसी की तलाश में थी। खाने के बाद चाय का कहकर शाहज़ेब बेगम अपने कमरे में आ गई थी, जबकि शाहज़ेब पहले ही से वहाँ मौजूद था। शाहज़ेब बेगम के आते ही वो उनकी गोद में सर रखकर लेट गया था और शाहज़ेब बेगम उसके बालों में हाथ फेर रही थी। तबीयत कैसी रहती है आपकी? आंखें बंद करते हुए उसने सवाल किया था। बिल्कुल ठीक रहती है बेटा। अच्छा, काफ़ी काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो। शाहज़ेब बेगम समझ चुकी थी उसकी बात का मतलब। खुलकर पूछ सकते हो। शाहज़ेब बेगम की बात पर शहज़ी ने आंखें खोली। क्या मतलब अम्मी जान? मुझे पता है तुम किसका कह रहे हो। अभी वो बाहर गई हुई है, बस थोड़ी देर में आती ही होगी। शाहज़ेब बेगम की बात पर शाहज़ेब मुस्कुराया था। बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। न जाने कब उसे नींद लग गई और वो गहरी नींद में सो गया था।
जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। क्या वो वही शख्स था जिसकी मोहब्बत पर वो अंधा एतमाद करती थी, जिसको वो कभी किसी और के साथ तस्वुर भी नहीं कर सकती थी? आज वही शख्स किस हालत में किसी और के साथ मौजूद था। ये एक कमरा था जहां मौजूद एक टेबल पर, जिस पर वाइन की बोतलें और मोमबत्तियां सजी हुई थी, एक सोफा जहां शहरियार की शर्ट और उस लड़की के कपड़े पड़े थे, एक बेड जहां उसकी मोहब्बत किसी और के साथ मौजूद उसके एतबार का तमाशा बना चुकी थी। नहीं, अनाया की आंखें लाल हो चुकी थी, जबकि अनाया की आवाज़ सुनकर शहरियार, जो इस वक्त फरीहा पर झुका हुआ था, नजरें उठाकर सामने दरवाजे पर देखने लगा। फरीहा, जो इस वक्त शहरियार के नीचे लेटी हुई थी, अनाया को देखकर मुस्कुराने लगी। जान, क्या हुआ? रुक क्यों गए? शहरियार ने दिखा देने वाले अंदाज में दिखा देने वाले अंदाज में उसे खुद से दूर किया धक्का देने वाले अंदाज में उसे खुद से दूर किया और जल्दी से उठकर सोफे पर पड़ी शर्ट पहनकर अनाया के पास भागते हुए आने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अनाया, तुम गलत समझ। अभी वो इतना कह सका था जब अनाया 2 कदम पीछे हुई। वहीं रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, सर की नसें उभरी हुई थी, चेहरे पर बिखरे दर्द के तासुरात को बआसानी देखा जा सकता था। अनाया, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, ये एक साजिश है। वो फिर से 2 कदम आगे आया। उसे इस वक्त अपनी जान जाती दिखाई दे रही थी, जबकि फरिया अब बेड के क्राउन से टेक लगाकर चादर ठीक करते हुए एक शैतानी मुस्कुराहट लबों पर लिए एंजॉय कर रही थी। साजिश तो आपने मेरे साथ की है। कितना टूट कर चाहा था आपको, और आपने तोड़ कर रख दिया मुझे। आप मुझे धोखा देते रहे, झूठ बोलते रहे, और मैं समझती रही कि आपको भी मुझसे मोहब्बत है, मगर मैं गलत थी। आपकी दुनिया में मोहब्बत लिबास उतारने को कहते हैं ना। आज के बाद मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊँगी। अनाया रोते हुए अपने बेजान वजूद के साथ वहाँ से जा चुकी थी, जबकि शहरियार को सब अपना आप खत्म होता नजर आ रहा था। जाने दो उसे, तुम अपना वक्त ऐसी लड़की के साथ ज़ाय कर रहे थे जिसको तुम पर भरोसा तक नहीं है। फरिया बेड से उठकर शहरियार के पीछे आ खड़ी हुई, जबकि हाथ शहरियार की गर्दन पर था। शहरियार ने गुस्से से उसका हाथ झटका और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मैं सोच भी नहीं सकता तुम इतनी घटिया निकलोगी। ये मत समझना तुम अपनी चाल में कामयाब हो गई। मैं तुम्हारी ये साजिश नाकाम बना दूंगा। शहरियार होटल के रूम से बाहर जा चुका था। चाहे तुम कुछ भी कर लो शहरियार, तुम मुझे ना भी मिलो तो कोई दुख नहीं, मगर मेरा मकसद सिर्फ तुम दोनों को हमेशा के लिए जुदा करना है, और मैं इस मकसद को पूरा करने के लिए हर हद पार कर दूंगी। शहरियार के जाते ही उसने खुद के वजूद पर लिपटी चादर को हटाकर बेड पर फेंक दिया, क्योंकि वो कपड़े पहनी हुई थी। ये सब ड्रामा तो उसने अनाया को दिखाने के लिए ही किया था। होटल से बाहर आकर उसने अनाया को हर जगह देखा, मगर शायद वो घर जा चुकी थी। उसने बहुत बार अनाया को कॉल्स की, मगर अनाया ने रिसीव नहीं की। वो इस वक्त अनाया के घर के बाहर खड़ा था, मगर खिड़की बंद थी, और हर बार की तरह आज भी वो 1 घंटे तक इंतज़ार करता रहा, मगर शायद वो उम्मीद छोड़ चुका था। मगर एक आखिरी बार उसने अनाया को मैसेज किया था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, शायद अनाया के आंसुओं को देखकर आसमान भी रोने के इरादे रखता था। अनाया अपने कमरे में अपने टूटे हुए वजूद के साथ बिखरी पड़ी थी। शाज़े बेगम उससे पूछ तक गई थी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। बहुत हिम्मत करके उसने खिड़की खोली थी, ताकि बाहर का मौसम देख सके। आंधी तूफान वाली बारिश शुरू हो चुकी थी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, नज़र सामने खड़े शख्स पर गई। वो कोई और नहीं बल्कि शहरियार था। वो न जाने कब से इस तूफानी बारिश में खड़ा अनाया का इंतज़ार कर रहा था। अनाया को उसकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। शहरियार नम आंखें लिए अनाया को ही देख रहा था। अनाया कैसे उसे इस तरह से बारिश में भीगने देती? जो भी था, आखिर प्यार था उसका। अनाया ने सीढ़ियां उतरते ही बाहर का रुख किया। वॉचमैन वॉचमैन आज गेट पर मौजूद नहीं था। शायद बारिश की वजह से सर्वेंट क्वार्टर में जा चुका था, और शांति बेगम भी अनाया को सोता हुआ समझकर अपने कमरे में जा चुकी थी। इसलिए घर में फिलहाल कोई ऐसा नहीं था जिसकी नज़र अनाया पर जाए। गेट खोलकर वो घर के पीछे वाली साइड पर आई थी, जहाँ शहरियार
तेज बारिश में खड़ा सर्दी से काँप रहा था। अनाया को देखते ही उसके करीब आया और अनाया का हाथ थामा। अनाया प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे सिर्फ से ही मोहब्बत करता हूँ। शुरू से ही मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। अनाया ने अपना हाथ पीछे किया, जिसका मतलब साफ वाज़ेह हो रहा था कि वो नहीं चाहती थी कि शहरयार उसे छुए। मोहब्बत, ये कैसी मोहब्बत थी आपकी? अनाया का वजूद सर्दी से काँप रहा था। उसने लरजते होठों से ये अल्फाज अदा किए थे। अनाया, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? ये सब साजिश है तुम्हें मुझसे दूर करने की। शहरयार ने फिर से उसका हाथ थामा, जबकि शहरयार महसूस कर सकता था अनाया का वजूद सद पड़ रहा था। मैं कभी यकीन ना करती शहरयार, अगर मैं आपको उस होटल के कमरे में किसी और के साथ इस हालत में ना देखती। अनाया, मैं सच कह रहा हूँ। उसने मुझे कॉल की थी, खुद किसी अननोन नंबर से, और उसने मदद मांगी थी। वो रो रही थी। मैं सिर्फ उसकी हेल्प करने गया था। मुझे अगर ज़रा भी इल्म होता कि ये भी उसकी कोई साजिश है तो मैं कभी ना जाता। शहरयार अब उसके करीब आ चुका था। अगर वो उसकी कोई साजिश थी तो आप उसकी बताई जगह पर बताई हुई जगह पर कैसे चले गए? क्या आपको नहीं पता था वो होटल है? अनाया, मैं सब क्लियर कर दूंगा, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं सब सवालों के जवाब दे दूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि ये सिर्फ एक साजिश थी। शहरयार अब अनाया के बहुत करीब था। अनाया को इस लड़की के अल्फाज याद आ गए। मुझे एक बात बताएं, आपने अब तक कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है? क्या आप अयाशबाज हैं? क्या आपकी रातें रोज़ एक नई लड़की के साथ गुजरती है? शहरयार के हाथ से अनाया का हाथ अचानक आज़ाद हुआ। वो सर झुकाए खड़ा था। वो आंखें करता भी क्या, वो झूठ तो नहीं कह सकता था। ऐसा ही था, उसका माजी बहुत शर्मनाक था। क्यों चुप खड़े हैं आप? जवाब क्यों नहीं दे रहे? अनाया उसे नज़र झुकाए देखकर समझ चुकी थी। हाँ, ये सच है, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ। शायद इस दुनिया में मुझ जैसा शख्स कोई दूसरा नहीं होगा, लेकिन मैंने किसी के भी साथ ज़बरदस्ती नहीं की। क्लब में लड़कियां अपनी मर्जी से। मगर ये भी सच है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, किसी को छूना तो दूर की बात, मैंने किसी को आंख उठाकर देखा तक नहीं। वो सच ही तो कह रहा था। अनाया के आने के बाद उसने कभी किसी लड़की को देखा तक नहीं था, और देखता भी कैसे जब उसके दिलो दिमाग पर हर वक्त सिर्फ अनाया ही छाई रहती थी। मगर ये भी तो सच था, उसने कभी अनाया को अपना माजी भी नहीं बताया था, शायद खो देने के डर से। अगर वो खुद अनाया को अपना माजी बता देता तो जाहिर सी बात है अनाया को दर्द जब भी होता, मगर अपनी मोहब्बत पर यकीन भी करती कि उसने कुछ छुपाया नहीं। मगर वो अब इस बात से अनजान थी, और भी ऐसी बातें हैं जो उससे छुपी हुई थी। काश ये सब आप खुद बता देते तो आपका माजी समझकर माफ कर देती। मगर अनाया उससे हाथ छुड़ाकर वापस जा चुकी थी। शहरयार जमीन पर बैठकर उसे जाते देख रहा था। न जाने वो उसके बिना कैसे जिएगा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि अनाया उसे माफ कर दे? अनाया जब घर में आई तो शांति बेगम कुछ किचन में पानी का जग रखने आई थी। उसे इस तरह बारिश में भीगा हुआ देखकर उसके पास आई। बेटा, सब ठीक तो है? तुम उठी कब? और ये क्या, तुम तो पूरी भीगी हुई हो, क्या तुम बारिश में नहाई थी? शांति बेगम उसके फीके पड़े चेहरे को देखकर परेशान हुई थी। कुछ नहीं खाला जानी, वो मेरी आँख खुल गई थी, सोचा किचन में जाकर कुछ खा लूं, मगर जब बाहर बारिश देखी तो कुछ देर लॉन में जाने का दिल किया, तभी भीग गई। अनाया नहीं चाहती थी कि उसकी खाला परेशान हो, और यहाँ 2 साल से अपनी खाला के साथ वो रह रही थी। शांति बेगम की कोई बेटी नहीं थी। शादी के 2 साल बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। असगर हमदानी साहब अक्सर बिजनेस को लेकर बीमार रहा करते थे, इसलिए उन्होंने बेटे की पैदाइश के बाद अपने हिस्से के शेयर शाहजेब को देने का फैसला कर दिया था। फिर जब शाहजेब 18 साल का हुआ तो उसने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी संभाला था। 2 साल बाद असगर साहब को बिजनेस में लॉस होने की वजह से हार्ट अटैक हुआ और इंतकाल हो गया। जब से अब तक उनके हिस्से का बिजनेस शाहजेब ने संभाला, और ना सिर्फ संभाला बल्कि बिजनेस को 4 चांद लगा दिए थे। शांति बेगम अनाया की पैदाइश के बाद से अनाया जो अपनी बेटियों की तरह चाहती थी,
और उन्होंने कई बार अपनी बहन सबाहत से शाहजेब के लिए अनाया को मांगने की बात की थी, मगर अभी उनकी उम्र कम थी, जबकि उन्होंने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया था। सफदर साहब के कहने पर शाहजेब लंदन चला गया था और शाहजी बेगम अकेली रह गई थी, जबकि सबाहत बेगम काफ़ी बार अपनी बहन को अपने घर रहने के लिए कह चुकी थी, मगर शाहज़ी बेगम ने अनाया को अपने पास बुलवा लिया था। तब से अब तक अनाया उनके पास ही रहती थी और शाहज़ेब के आने के बाद सफदर साहब ने भी उनके ही घर शिफ्ट होने का रखे थे इरादा रखते थे। अरे तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, शांति बेगम ने अनाया के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। वो बहुत परेशान हो गई थी। बेटा तुम जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। खाने के बाद दवाई लाजमी लेनी है। ये कहकर वो किचन में जा चुकी थी, जबकि अनाया सीढ़ियाँ अबूर करते हुए अपने कमरे में आई। बाद में जाकर उसने शावर खोला और शावर के नीचे खड़ी हो गई। आज का दिन उसके लिए कयामत का दिन था। वो शहरियार के बिना कैसे रहेगी, न जाने वो कभी शहरियार को माफ़ कर पाएगी भी या नहीं। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।